Hello student, welcome to the 8th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन का थर्ड पॉइंट से लगा के 6 पॉइंट तक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट था पाई बॉन्ड एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन एंड सेकेंड था पाई बॉन्ड एंड अनायन एट ऑल्टरनेट पोजिशन। When we talk about the first one, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। पाई बॉन्ड एंड कटायन एट ऑल्टरनेट पोजीशन में हमें हमेशा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना है, जबकि अगर हम बात करें सेकेंड वाले की पाई बॉन्ड एंड अनायन एट ऑल्टरनेट पोजीशन में, तो जो अनायन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को हमको पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना है। अगर आप ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो हम इसके ऊपर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आज का लेक्चर देखने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस लेक्चर के नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, कैसे हमने एरोस को बनाए थे, ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत आसान लगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत इजी लगेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा जो है हमने टाइप 1 के अंदर और सॉरी फर्स्ट केस और सेकंड केस के ऊपर डिस्कस किया था, पाई बॉन्ड एंड कटायन एंड पाई बॉन्ड एंड अनायन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन है, कंपेयर द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। कंपेयर द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन ए, बी एंड सी। 3 कंपाउंड्स दे रहा हूं, उसमें आपको कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। फर्स्ट कंपाउंड है NH2C, इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। दिस इज योर कंपाउंड ए। सेकेंड कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है। सेकेंड कंपाउंड है NH2, वापस से सेम इस तरीके से, इसमें यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। दिस इज योर कंपाउंड बी। अगर मैं थर्ड वाला कंपाउंड लेता हूं तो उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, सो दिस इज द थर्ड कंपाउंड, कंपाउंड सी। बराबर है। अभी क्वेश्चन उठता है ये कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ए में भी ये सिंगल बॉन्ड है, बी में भी ये सिंगल बॉन्ड है और सी में भी ये सिंगल बॉन्ड है। तो देखने जाए तो सब एक पहली नजर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। बट स्टूडेंट्स, हमने रेजोनेंस पढ़ लिया है, हम ये बात अभी बोल ही नहीं सकते। सर क्यों? इसका रीजन सुनो। अगर मैं ए वाले कंपाउंड की बात करूं तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तसल्ली से सोचो बच्चों, अगर हम लोग आराम से सोचते हैं तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक लोन पेयर है जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट है? तो अगर ऐसा होता है तो कैन वी से दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इसके अंदर और अभी भी रेजोनेंस हो सकता है, बराबर है। अगर इसके अंदर और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा बताइए, ये नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट होते ही ये वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इस कंपाउंड के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 3, जिसमें से 2 में तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, डीबी कैरेक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय डीबी कैरेक्टर? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बराबर है। इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भले सिंगल बॉन्ड है, बट 3 में से 2 में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कौन सा पेयर है, लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है
तो इस नाइट्रोजन का जो ये जो लोन पेयर है वो ऐसे शिफ्ट हो सकता है, यस, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मैं इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे NH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर में इधर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। इस नाइट्रोजन के अंदर भी कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, DB कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बराबर है। बट इसके आगे और रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये sp3 हो गया, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो रेजोनेंस आगे नहीं होगा। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ओके, अगर लास्ट वाले की बात करें तो ये जो लोन पेयर है ये अंदर जा ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकता? इस कंपाउंड में यू विल हैव नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। सर क्यों? क्योंकि इसमें ये कार्बन भी sp3 है, पड़ोसी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे तो अपने को, पक्का। तो यहाँ पे रेजोनेंस का कोई गुंजाइश नहीं है। सो दिस विल बी प्योरली डैश बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ प्योरली सिंगल डैश बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप बताओ किसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? फर्स्ट के अंदर आ रहा है, सेकंड के अंदर आ रहा है, थर्ड के अंदर नहीं आ रहा है। अभी मुझे इतना तो कंफर्म हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा ABC में C का लेंथ सबसे बड़ा होगा कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ C में सबसे ज्यादा होगा। अभी A और B में झगड़ा हो रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 50% टाइम सिंगल है, 50% टाइम डबल है, यहाँ पे 33.3% टाइम सिंगल है, बट 66.67% क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो लेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो कैन वी से दैट इसके बाद बड़ा लेंथ किसका हो जाएगा, B का, और A का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे क्या है, ज्यादा है। सो ये टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के ऊपर जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी का एक शॉर्ट ऑफ क्या हो गया, रिवीजन हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, दैट इज पाई बॉन्ड एंड रेडिकल एट alternate position, pi bond and radical at alternate position, pi bond and radical at alternate position, pi bond and cation हो गया, pi bond and anion हो गया, अभी pi bond and dash radical हो जाएगा। सो रेडिकल मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाला कैसे करना होता है, आप मुझे बता, कटायन और रेडिकल दोनों इलेक्ट्रॉन क्या थे, डेफिशिएंट। तो इधर भी ट्रिक क्या है, मूव इलेक्ट्रॉन्स, मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स डैश रेडिकल, मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स रेडिकल, रेडिकल की तरफ आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, मूव करना है। रेडी, चलिए तो हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर एक रेडिकल, इस तरीके का, बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे बताएं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर दो, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमको एक ही की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस साइड में जाएगा, तो देखो ये फिशू कैरो है, फिशू कैरो मतलब ये ऐसा वाला आधा एरो है, ये कंप्लीट एरो है, इसको हम लोग फिशू कैरो बोलेंगे, आधे वाले को। आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो आप बताओ यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ का रेडिकल, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड, बराबर, और यहाँ पे ये रेडिकल हो जाएगा इस तरीके से। सो दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस अलाइल रेडिकल, अलाइल रेडिकल, इसको हम लोग अलाइल रेडिकल बोलेंगे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, 2, और दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, CH2। अभी ये आपको सब इजी लगेंगे बिकॉज इस टाइप के एग्जांपल्स हमने कटायन और अनायन के लिए डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो आप बताओ इसके लिए हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बताइए। ये वाला इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे,
डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक क्या आएगा, रेडिकल, करेक्ट। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, CH2 इधर रेडिकल। अब ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको, CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ने मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। सो दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और तीनों के तीनों इक्विवेलेंट नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर A, दिस इज एग्जांपल नंबर B हो गया, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। बेंजाइल रेडिकल लेते हैं हम लोग, बेंजाइल रेडिकल। अभी मैं बार बार आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके नहीं समझाऊंगा, आपको अभी समझना है यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये अगर इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बना देगा। तो आप बताओ नेक्स्ट रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये वाला अगर ऐसे ब्रेक होगा ऐसे, तो बताइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, पैरा पोजीशन पे एक रेडिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या, CH2। फिर वापस से ये वाला होमोलिटिकली ब्रेक होगा, तो बताइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर CH2 और इधर एक रेडिकल बन जाएगा। फिर ये वाला होमोलिटिकली ब्रेक होगा, तो आप बताइए नेक्स्ट ऐसे वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH2 के ऊपर एक रेडिकल। इस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 3। और भी एग्जांपल लेते हैं, डी वाला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, ये वाला कंपाउंड देखते हैं बच्चों। इस वाले को आपको खुद से ड्रॉ करना है, अटेम्प्ट करिए, इसको अटेम्प्ट करिए खुद से। यस हो गया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये आपने ऐसे ब्रेक किया होगा, ऐसे और ऐसे ना। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखती है, इस वाले को ट्राई करना है आपको खुद से। ये भी सिमिलर नेचर वाला है, अभी आपको सब इजी लगने वाला है क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा, पाई बॉन्ड एंड रेडिकल एट डैश पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। तो स्टूडेंट्स देखो अभी हमारा काम बहुत ही आसान और बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही तसल्ली से 1 hour 24 minutes का कुछ लास्ट वीडियो था। मुझे मालूम है आप परेशान हो गए होंगे, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट सीखना था ना आपको इसके लिए। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से तसल्ली से एक एक चीज सिखा दी, और आज का काम और आगे के लेक्चर्स आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग 4th वाला डिस्कशन करते हैं। Okay students, so the next one is lone pair or negative charge and d orbital at alternate position. पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड डी ऑर्बिटल एट डैश पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। नाउ इसका एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इमेजिन आई हैव CH2 group which is negatively charged and sulfur that is thiol group SH, बराबर है। सल्फर जो है वो बच्चों इसके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। सो कैन वी से दैट वी हैव अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके पास में वेकेंट क्या है, d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वेकेंट d ऑर्बिटल 3rd पीरियड का एलिमेंट है ना। सो इसके पास में अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन में ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, CH2 यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड SH, और इस सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके पास में ये क्यों हुआ, बिकॉज इसके पास में क्या है, वेकेंट डैश ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। सिंस इसके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है इसलिए ये पॉसिबल हुआ। वी वांट वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
से फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर हम लोग ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं। अगर हमारे पास में PH3 है, ठीक है, PH3 मतलब फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं, लेकिन ये पाई बॉन्ड है, बराबर है। इस पाई बॉन्ड को मैं इधर से इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बताइए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फास्फोरस के ऊपर ऑलरेडी माइनस था तो इसको प्लस वापस, सॉरी प्लस था तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है। विल टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज फास्फोरस हैज वेकेंट डैश ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड PH3 प्लस, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिया है। अभी यहाँ पे देखने जाए तो क्या है, इसके पास में वेकेंट डैश ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर इसको डोनेट कर रहा है तो मुझे लगता है इसका जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड PH3, CH2 डबल बॉन्ड क्या, PH3। तो ये हो गया बच्चों क्या, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड डी ऑर्बिटल एट डैश पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। अभी एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म, CHF3, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बोला था, लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारे आंसर्स हमारे रॉन्ग आएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है उससे खाली इंडक्टिव इफेक्ट से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे सब अप्लाई करना है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करना है, रेजोनेंस अप्लाई करना है, ये सब चीजें अप्लाई करनी है। इस वजह से मैं अभी फिलहाल ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा पा रहा हूँ। जैसे ही हमारा एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ये चारों खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, अगेन ट्रस्ट में स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है तो आप क्या करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन को रिमूव करते हैं और जो कॉन्जुगेट बेस बचता है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एकदम तसल्ली से बैठिएगा और सोचिएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से H को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे H प्लस आएगा, प्लस क्या बचेगा बताओ, कार्बन, कार्बन के ऊपर कितने क्लोरीन आएंगे, 3, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, ठीक है। इस क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 3। हेलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, तो एक तो बॉन्ड बना दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 3 लोन पेयर। सो दिस इज द डैश बेस, कॉन्जुगेट बेस। इसकी बात करें तो यहाँ पे H प्लस मिल जाएगा हमको, प्लस साथ में क्या मिलेगा, C के ऊपर 3 क्या मिलेंगे आपको, फ्लोरीन, 3 क्या मिलेंगे, फ्लोरीन, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक सबको आई थिंक पिक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों में से ये और ये कॉन्जुगेट बेस है और ये भी कॉन्जुगेट बेस है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अभी तक आप जो पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, सर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो दोनों में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, और ये कौन है, अनायन है कि कटायन है, अनायन है, तो अनायन को भगाने वाला चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 1 पे 1 2 3। डिस्टेंस पहली बात तो चेक करो, डिस्टेंस DNS ना, तो डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सब 1 पे ही है, यहाँ पे भी सब 1 पे ही है, तो डिस्टेंस खत्म हो गया। नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, नंबर भी सेम है 3 3, तो बचा क्या, स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें
सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, यस और नो? तो इससे आप लोग क्या स्टेटमेंट बोल दोगे कि सर दिस वाला anion is more stable, and if this anion is more stable we can say this compound is more acidic in nature, but this answer is wrong. sir ऐसा क्यों? again I am saying this is very very important question. sir ऐसा क्यों? because इस कंपाउंड में ये जो क्लोरीन एटम है इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को या सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस को पढ़ के हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमको हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी सब पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो क्या इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है? सो क्लोरीन हैज डैश ऑर्बिटल, वेकेंट डैश ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो अगर ये वेकेंट डी ऑर्बिटल तो मैं ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे होगा, ध्यान से देखना जरा, तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझा? तो मुझे बताओ, ये का ये यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, तो इसके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। सो कैन आई से दिस कंपाउंड shows dash what resonance, बराबर है, it shows dash resonance। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूंगा तो इसमें आएगा no resonance। क्यों रेजोनेंस नहीं? क्योंकि इसमें फ्लोरीन हैज नो डी ऑर्बिटल, इसके पास में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। डी सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट रहेगा तो उसके पास डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। सो डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो इसमें रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही आएगा। तो याद रखना बेटा, एक सिंपल सा आरपी ट्रिक, क्या आरपी ट्रिक? आरपी ट्रिक ये है आरोही, ठीक है, क्या आरोही, ठीक है, ये छोटा सा ओ लिखा है मैंने, आरोही। सर ये आरोही क्या होता है? आरोही बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा। हम लोग जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर बोल सकते हो आप इसको, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देंगे एरोमेटिक को। किसको देंगे? एरोमेटिक का। इसके लिए मैंने आपको बोला ना, सब साथ में पढ़ोगे तो कंपेयर कर पाओगे। दूसरा प्रायोरिटी आएगा रेजोनेंस को। किसको? रेजोनेंस को। तीसरा प्रायोरिटी आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन को, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, ना हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा है। और चौथा आता है लास्ट में, कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके लिए आपने देखा होगा मैंने बहुत ही सिलेक्टेड एग्जांपल्स दिए थे जहां पे कोई गड़बड़ ना हो, वही मैंने आपको लेक्चर 3 और 4 के एंड में क्वेश्चंस दिए थे। तो आप मुझे बताओ, आरोही मतलब एरोमेटिक, आर का मतलब रेजोनेंस, आर ओ मतलब वो खाली नाम बनाने के लिए रखा है, एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका? एरोमेटिक का। फिर हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे रेजोनेंस को, प्रायोरिटी देंगे, और थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में कौन आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है कि नहीं है? है सर, दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है, बट रेजोनेंस इसमें है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो हम किसके हिसाब से कंपेयर करेंगे? रेजोनेंस के हिसाब से कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से? डेफिनेटली प्रायोरिटी में पहले कौन आता है? रेजोनेंस आता है। तो क्या इसमें रेजोनेंस है? यस, इसमें रेजोनेंस नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी डैश स्टेबल, मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लिस्ट। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड इज गोइंग टू बी डैश, दिस इज गोइंग टू बी मोर डैश इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो भले अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करते तो शायद से 99% बच्चे यही आंसर टिक करेंगे एग्जाम में भी, बट गलत होगा, बिकॉज सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हो रहा है तो हम लोग देखेंगे दोनों, बट प्रायोरिटी लिस्ट में कौन आता है? रेजोनेंस आता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को अपने को फॉलो करके आगे बढ़ना है। अभी इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन ने बोला है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैराफ्लोरोफेनॉल एंड पैराक्लोरोफेनॉल, ठीक है। वापस से मैं आपको बोलूंगा, आरपी ट्रिक याद रखना, आरोही।
सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से डिसाइड मत करना, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट आगे सीखने के बाद अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बट जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। पैराफ्लोरोफेनॉल, पैरा के ऊपर फ्लोरीन होगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये फेनॉल है, ये देखो पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन है। क्या फ्लोरीन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है? नहीं। देखे आगे अगर हम बात करें पैराक्लोरोफेनॉल, ये वाला कंपाउंड है पैराक्लोरोफेनॉल, यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। अभी आप बताइए इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड में से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका H वाला पार्ट हटा देंगे हम, तो इसका अगर हम H वाला पार्ट हटा देते तो यहाँ पे H प्लस आएगा, और जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा उसकी स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी है इस तरीके से, बराबर है। तो पहले बताओ ये अनायन बचा या कटायन? सर ऑब्वियसली अनायन। इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, बट रेजोनेंस सिर्फ रिंग तक होगा, क्या फ्लोरीन खींच पाएगा? नहीं। बट अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे H प्लस होगा, प्लस यहाँ पे जो आपका फेनॉक्साइड आयन बनेगा उसके अंदर O के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस, और यहाँ पे क्या है बच्चों? क्लोरीन है ना। अभी मेरा एक सिंपल सवाल है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दिस फ्लोरीन विल हैव डैश माइनस आई इफेक्ट, बराबर है, और इस फ्लोरीन की वजह से नो रेजोनेंस। फ्लोरीन क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, नो रेजोनेंस बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की वजह से रेजोनेंस में ये वाला फ्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस तो होगा, सिर्फ इस पोर्शन में होगा। ध्यान से देखोगे इस पोर्शन में रेजोनेंस होगा, फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे नो डाउट क्लोरीन का जो है माइनस आई इफेक्ट तो है ही है, बट इसमें रेजोनेंस भी होगा। सर रेजोनेंस क्यों? क्योंकि इसके पास में वेकेंट डैश ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल भी है, तो रेजोनेंस के दौरान ये क्या करेगा, ये लोन पेयर अंदर, ये यहाँ पे, करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, है ना। फिर ये अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर अगर यहाँ पे आएगा बच्चों, तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? इस तरीके से, बराबर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन। तो इस क्लोरीन की वजह से अभी रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसके पास में वेकेंट डैश ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी शिफ्ट हो सकता है, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? यस, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं है। सी व्हेन आई एम राइटिंग नो रेजोनेंस मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा ऐसा नहीं है, रेजोनेंस होगा रिंग के साथ, रिंग के अंदर अंदर होगा। यहाँ पे रिंग के अंदर अंदर तो हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम रिंग के बाहर भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका मतलब क्या सीखने को मिला, यहाँ पे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इधर बनेंगे। हाँ ना, तो बोलो यस, करेक्ट। तो कैन वी से दैट अगर इसके अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बिकॉज क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, क्या फ्लोरीन कर पाएगा? नहीं, बिकॉज इसके पास में नो डैश ऑर्बिटल, वेकेंट डैश ऑर्बिटल बच्चों, डी ऑर्बिटल। तो इस वजह से मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस? इसमें ज्यादा रेजोनेंस है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, और अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, सो व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ A की ज्यादा होगी कि B की? बोलो, A विल बी लेस देन B। कितना इजी हो गया। A का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू B। तो स्टूडेंट्स नो डाउट इसमें भी रेजोनेंस है, बट रिंग के अंदर अंदर होगा, ऐसा इसमें भी होगा, नो डाउट ऐसा होगा, बट ये फ्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो ये भी दे रहा है,
बट हम लोग को पता है आरोही के हिसाब से कंपेयर करना है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस कम है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो था हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, लोन पेयर, लोन पेयर एंड वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल at dash position, alternate position, vacant p orbital at dash position, alternate position. So lone pair and vacant p orbital at alternate position is the next type of conjugation. So total 6 थे, एक इसके बाद एक और बचता है पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं, लोन पेयर एंड p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है समझो, और यहाँ पे क्या है बच्चों, लोन पेयर है, ठीक है। सो इसके पास में क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा, वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, पैरेलल p ऑर्बिटल, और ये क्या है, लोन पेयर है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें भी तो रेजोनेंस हो ही रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, ऐसा होगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके पास एक क्या बचेगा, लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, भले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो। जैसे अगर देखें तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये भी ऑक्टेट वाइज क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, दो एग्जांपल्स ही है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स थोड़े क्या हो रहे हैं, हमारे कम हो गए, क्योंकि मेन जो था वो फर्स्ट और सेकंड ही था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में, तो इस कंपाउंड में पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड है, तो ये तो केस 1 हो गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट करूं, ठीक है ना, इस तरीके से शिफ्ट करूं, तो बताओ ये तो केस 1 हो गया कि नहीं हो गया, बट इसके बाद ये आपका केस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर अगर मैं इस वाले बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करूं ऐसे, तो बताइए क्या आएगा स्ट्रक्चर में, इस तरीके का होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके का हो जाएगा। ये समझ में आ रही मेरी बात। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, लोन पेयर एंड p ऑर्बिटल एट डैश पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन। लास्ट है नंबर 6, देखो अभी कितने फटाफट हो गया। लास्ट है पाई बॉन्ड and pi bond at alternate position, pi bond and pi bond at dash position, alternate position। दो pi bond जो है alternate position पे होंगे, तब हमको रेजोनेंस में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये अच्छा भी है, सिंपल भी है, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है कंसेप्ट वाइज। अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O H, इस तरीके से, है ना। इस कंपाउंड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक पाई बॉन्ड है, और ये भी कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई सिग्मा पाई मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो गया कि नहीं हो गया। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सर। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ पाई बॉन्ड को खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा तो ये कार्बन जो है वो डेफिशिएंट हो गया, तो ये इस तरीके से जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो आप बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फाइनल। इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH, और इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इस O के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा H। सो ये इसका क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। टोटल चार्ज इज 0, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, इसमें भी 0। तो आप बताओ कभी अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोल दिया जाए, तो आप क्या करोगे,
इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, तो जो न्यूट्रल रहेगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल दिया है मैंने नोट्स में मेरे, ये वाला। स्टूडेंट्स ये नोट्स मैंने जो बनाए हैं बहुत ही सोच समझ के बनाए, जो आपको लिखवा रहा हूँ मैं, तो मेरे नोट्स तो आप देखोगे तो बहुत ही हेवार लिखता हूँ मैं, ठीक है, बट मैंने एक एक चीज को कवर किया है। जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो बहुत ही अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, तो ये वाला अगर इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो कैन वी से दैट इस तरीके का बनाने के बाद, अभी ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला तो पता है ना, कटायन एंड पाई बॉन्ड, ऐसे इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे। अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे कर दो। इसको हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, बराबर। इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। आप बता इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फिर मैं इस वाले को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इधर O के ऊपर माइनस, इधर H, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो वैसा कर सकता था। ये वाला बॉन्ड अगर मैं शिफ्ट करूँ तो बताइए बच्चों क्या होगा, CH2 के ऊपर प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर माइनस। तो इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर A, दिस इज एग्जांपल नंबर B। लेट्स मूव टू वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड अगर मैंने ड्रॉ किया है, तो बताओ इसमें क्या होगा। मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, बताओ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर तो बेटा हम लोग का नॉर्मल जो कंसेप्ट है वही, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है हमको। आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, करेक्ट। फिर इस डबल बॉन्ड को वापस ऐसे शिफ्ट करना है, तो बताइए क्या होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और इस O के ऊपर माइनस। तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजाल्डिहाइड। दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड, बराबर। देखिए ये पाई बॉन्ड है, सिंगल और पाई, तो मतलब ये भी वापस से केस कौन सा हो गया, 6th वाला हो गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाऊं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं ये वाले को अंदर से शिफ्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बिना ड्रॉ करके डायरेक्टली सेकंड पे आ गया। इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, O के ऊपर माइनस, और इधर क्या आएगा H, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये पॉजिटिव वाला कंसेप्ट आ गया वापस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड C के ऊपर O के ऊपर माइनस, और इधर क्या आएगा H। एकदम इजी लग रहा है अभी। फिर हम क्या करेंगे, इसको अंदर से ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा आएगा, देखिएगा ध्यान से, डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड C के ऊपर O के ऊपर माइनस, और इधर H। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ फाइनल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वही आएगा, देख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस C के ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा, और इधर आएगा H। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन व्हाट, बेंजाल्डिहाइड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बेंजाल्डिहाइड का जो अल्डिहाइड ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से क्या कर रहा है, खींच रहा है, कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सर खींच रहा है। तो इसका मतलब माइनस आई ग्रुप, क्या कर रहा है वो, माइनस आई ग्रुप है वो।
माइनस आर मतलब सॉरी माइनस आई नहीं माइनस आर, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आप अगर ट्राई करना चाहो तो नाइट्रो ग्रुप का भी कर सकते हो, नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए, दिस कंपाउंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप बताओ, ये देखो ये पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वापस पाई बॉन्ड, सो दे आर इन डैश कॉन्जुगेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, खींच रहे हैं। सो माइनस आर या प्लस आर, माइनस आर। आप बताओ इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक अभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आगे होंगे बच्चों, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है कि सबको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आ ही गए होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेंगे, रूल नंबर 1। तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड इस O के ऊपर माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड O के ऊपर माइनस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट O, करेक्ट। फिर ये वाला अंदर से यहाँ पे बाहर शिफ्ट होगा, ऐसे बाहर से अंदर शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज वापस इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से। सो इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, 1 2 3 4, बिकॉज फिफ्थ वाला तो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ लिया कौन सा, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो टोटल रेजोनेंस के हमने टोटल डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में, 6 टाइप के कॉन्जुगेशन है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं आपको और 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। एक तो इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड, ये देखो कीटोन हो गया, कीटोन के बाद मैंने आपको अल्डिहाइड तो दिया ही था। आप नेक्स्ट एग्जांपल एस्टर का ले सकते हो, ठीक है। ये सब आपके चैप्टर्स के ही क्वेश्चन हो गए। फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना। तो ये सब देखोगे तो ध्यान से, इन सब में एक चीज कॉमन होगी इस तरीके से, है ना। तो अगर ये चीज कॉमन है तो कहना से ये सब ग्रुप माइनस आर ग्रुप है कि प्लस आर ग्रुप है, माइनस आर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक इज ऑफ अमाइड, अमाइड का आप एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से। आप एग्जांपल ले सकते हो साइनाइड का, साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, तो इसमें ये बॉन्ड इस तरीके का टूटेगा और ये ऐसा आएगा। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्टाइरीन, डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इन सब में आप लोग को बेटा आपको क्या करना है, रेजोनेंस को प्रैक्टिस करना है। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, आप इन सब में रेजोनेंस को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही है सर, आपके हिसाब से छोटा है, हमारे हिसाब से तो ये भी बड़ा है, ठीक है। जस्ट किडिंग ना, ध्यान से सुनो। टोटल 6 टाइप के कॉन्जुगेशन थे। सबसे पहला कॉन्जुगेशन कौन सा था, पाई बॉन्ड एंड कैटायन। दूसरा कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड एंड अनायन एंड अल्टरनेट पोजीशन। तीसरा पाई बॉन्ड एंड रेडिकल। चौथा पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड था, बट हम लोग ने उसको लास्ट में डिस्कस किया। फिर लोन पेयर एंड डी ऑर्बिटल, लोन पेयर एंड पी ऑर्बिटल। ये 6 टाइप के कॉन्जुगेशन हमको याद होने चाहिए। तो पाई बॉन्ड के 4 है, कैसे बताओ वापस से, पाई बॉन्ड के साथ कैटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, या फिर पाई बॉन्ड ही हो सकता है। ये 4 तो ऐसे याद हो गए। फिर दोनों में लोन पेयर, एक के साथ डी ऑर्बिटल, एक के साथ पी ऑर्बिटल, हो गया। तो केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। विद दिस वी फिनिश द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है वो उसके कॉन्जुगेशन समझ लिए। अभी भी हमारा रेजोनेंस का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। क्या पार्ट बाकी वो भी बता देता हूँ, कि अगर हमारे पास में बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। जैसे अगर मुझे बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन,
तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे रूल्स है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वो रूल्स डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश स्टार्टिंग से ही हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे ताकि हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आसान लगे। सो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए भी हमने काफी लेक्चर्स ले लिए। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर रेजोनेंस, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। पहले हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with the rules to decide the stability of different resonating structures. Till then, thank you students, take care.